हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने वाले 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो अभी तक हमने 1 मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं इस चैप्टर के। अब आज हम करेंगे 2 मार्कर्स। तो 2 मार्कर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उसका एक आइडिया हम आज ले लेंगे। तो हमारा जो एम है 95% प्लस, ये हमको बना के चलना है। और हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a free proton and a free electron are placed in an uniform electric field. Which of the two experience greater force and greater acceleration? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब आप बताओ कि एक प्रोटॉन रखा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, किसका फोर्स ज्यादा होगा और किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो सेम रखे और क्यू हम दोनों का जो इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव, और इसकी होती है इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव। तो जो फोर्स आएगा वो तो दोनों पे सेम आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे ए जो आएगा वो आएगा क्यू ई अपॉन एम ऑफ पी, और ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता है एज वी नो कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हमने बचपन में सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर में बड़ी क्वांटिटी हो और न्यूमेरेटर सेम हो, तो जो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है उसकी ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको अच्छी लैंग्वेज में मैंने आपको आंसर की फॉर्म में भी लिख के दिया है डायग्राम के साथ। तो as F and QE and A is equal to F by M, as charge on both electron and proton are equal and opposite in nature, so the force on them would be equal, but the mass of proton is more, so acceleration of electron would be more। आप ऐसे बता सकते हो कि यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से कुछ हमारा बनेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड वाई। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि एक दूसरे को जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, इस पे जो टेंजेंट आएगी वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएगी, और एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं आ सकती। अगर ऐसा होगा तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पाएगी, और या फिर हम उसको कहें कि दो टेंजेंट्स एक ही पॉइंट पाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इसको मैंने अच्छी लैंग्वेज में यहाँ पे दिया है आपको। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन at the point of intersection there will be two tangents, which is not possible as the two tangents represent two direction of electric field lines। ठीक है, तो 2 मार्क्स में इतना लिखोगे तो आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The graph shows the variation of voltage V across the plates of two capacitor A and B versus increase in the charge stored on them. Which of the two capacitor have higher capacitance? Give reasons for your answer। तो एक बार हम ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे v y एक्सिस पे दिया हुआ है वोल्टेज, और इधर x एक्सिस पे दिया हुआ है आपका चार्ज। अब ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज को हम बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज देखो इस पॉइंट पे हम अगर कैलकुलेट करें तो वोल्टेज b है, और इस पॉइंट पे सेम चार्ज पे वोल्टेज a है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि विच कैपेसिटर हैव हायर कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला पता है, Q चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो चार्ज है आपका वो दो कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं C कांस्टेंट इज इक्वल टू CV। और हमको C निकालना है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि C जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से। तो अब जिसका वोल्टेज ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस कम। तो यहाँ पे VB जो है एज
VB is greater than VA, so capacitance of A capacitance of A will be more than capacitance of B. So CA will be more than C of B. ठीक है, इसी को लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और यहाँ से हम सेम चीज लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलॉम एक्सपीरियंस एट टॉर्क ऑफ 9 into 10 के पावर माइनस 25 न्यूटन मीटर, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो हमने ये क्वेश्चन 1 मार्कर में भी किया था। अब देखो वहां पे जो फॉर्मूला हमने पढ़े थे वो यहाँ पे भी काम आ रहे हैं। अब आपको 2 मार्कर में अगर पूछ ले तो गिवन देना है आपको कि साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की वैल्यू लिखनी है और आंसर लिख देना है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले हमको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 30, ये लिख दो गिवन है ना, यहाँ पे गिवन लिख के ऐसे लिख दो। फिर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10 की पावर 4। उसके बाद ई भी लिख सकते हो इसको, ई इज इक्वल टू 10 की पावर 4। फिर टॉर्क दिया हुआ है हमको 9 इंटू 10 की पावर माइनस 25, यूनिट्स भी लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा है ना, न्यूटन मीटर। अब आपको क्या करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, मतलब 1 मार्क्स जैसे ही है 1 लाइन में निकाल सकते हो, पर 2 मार्क्स चाहिए तो 2-3 चीजें और लिखनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब यहाँ पे P की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क अपॉन E साइन थीटा। तो वैल्यूज डाल दो और यहाँ से आंसर निकाल लो। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 25 अपॉन 10 की पावर 4 इंटू साइन 30 यानी 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू दिस। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 18 इंटू 10 की पावर माइनस 29। ठीक है, चलो देखो आंसर मैच कर लो, 10 की पावर माइनस 30 आ रहा है। यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट आएगा तो 30 आ जाएगा, नहीं तो 18 इंटू 10 की पावर माइनस 29। ठीक है, हाँ यूनिट लगाना भूल गए हम, कूलॉम मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -30। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो ये चीज हमने 1 मार्कर क्वेश्चन जब किए थे बहुत अच्छे से डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, मतलब कि जो लीस्ट चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और उससे आधा चार्ज, यानी हम 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जो एक चार्ज की वैल्यू है, यानी हम 0.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 चार्ज नहीं ला सकते। इस बॉडी का इस सेंटेंस का मतलब यही है कि चार्ज जो है n नंबर्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होता है ना। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। अब एक जना क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यों इग्नोर कर सकता है जब वो लार्ज स्केल चार्जेस पर डील कर रहा हो, तो उसका आंसर ये कि जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करते हैं तो इतने सारे चार्जेस से जब हम डील करते हैं तो क्वांटाइजेशन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छी लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिख रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज, दिस मीन्स ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, charge are not transferred in fraction, hence a body possesses total charge only in integral multiples of electric charge। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था व्हाई कैन वी इग्नोर quantization of charge। तो in macroscopic or large scale charges the charges used are huge as compared to the magnitude of electric charge, hence quantization of electric charge is of no use on macroscopic level, therefore it is ignored and it is considered that electric charge is continuous। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। When a glass rod is rubbed with silk cloth, charges appear on both
A similar phenomena is observed with many other bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. तो सबसे पहले तो आप इसमें डिफाइन कर दो कि जो ग्लास रॉड है उसको अगर सिल्क क्लॉथ से हम फ्रिक्शन या फिर हम उसको रब करते हैं तो क्या होता है, जो ग्लास रॉड है उस पे से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ पर चले जाते हैं, है ना। अब चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक रॉड है और इस पे से इलेक्ट्रॉन्स उठ के सिल्क के क्लॉथ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या होगी, दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएगी। अब ऐसा ही दूसरे केसेस में कब होता है, जब आप कॉम ड्राई हेयर को कॉम करते हो, है ना, ड्राई एयर को कॉम्ब करते हो तो ऐसे ही सेम फिनोमेना होता है कि आपके जो कॉम्ब है उसके ऊपर आपके हेयर से चार्जेस उठ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमारा एक लॉ है कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है तो उसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस केस में आप पहले डिफाइन करोगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द लॉ विच स्टेट्स दैट द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यहाँ पे ये आपके यहाँ पे 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। चलिए तो इसको एक अच्छे फॉर्मेट में एक बार आंसर इसका देख लेते हैं कि क्या लिख सकते हैं हम। तो rubbing produces charges of equal magnitude but of opposite nature on the two bodies because charges are created in pairs. This phenomena of charging is called charging by friction. The net charge on the system of two rubbed bodies is zero. This is equal to the amount of opposite charge annihilates to each other. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं, पर जो इक्वल यानी जो टोटल चार्ज होता है वो, जैसे अगर ये न्यूट्रल बॉडी है ना, ये ग्लास रॉड जो थी ये न्यूट्रल थी और यहाँ पे ये जो सिल्क का क्लॉथ था ये भी न्यूट्रल था। अब इन दोनों को रब करेंगे तो फ्रिक्शन से अगर एक्स चार्ज इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स आएगा इसके ऊपर चार्ज और इसके पास नेगेटिव एक्स आएगा। तो इसका यही मतलब है इस लाइन का, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ opposite nature charge present on both the bodies, this phenomena is in consistence with the law of conservation of energy. A similar phenomena is observed with many other pair of bodies। और आप एग्जांपल भी दे सकते हो जैसे ड्राई हेयर और कॉम्ब का। एक एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ड्राई एयर और कॉम्ब इसके अलावा भी आपने ये चीज कहाँ पे देखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। An electrostatic field line is in continuous curve. That is, a field line cannot have sudden breaks. Why not? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ब्रेक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज मूव करता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ब्रेक होगा तो चार्ज अगर मूव करेगा तो वो कंटिन्यूसली मूव करता है। यानी एक चार्ज अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो वो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं करेगा, इसका मोशन क्या होगा, कंटिन्यूस। इसका मोशन कंटिन्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। अगर ये ऐसी कंटिन्यूस नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करता हो जाएगा और ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें ब्रेक्स नहीं हो सकते। और कैन एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड्स नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो ये वाली चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब इसका एक आंसर हम देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक field line is continuous curve because the charge experience a continuous force when traced in an electric field. The field line cannot have sudden breaks because the charge move continuously and does not jump from one point to another. जो चीज मैंने आपको समझाई। If two field lines cross each other at a point, then electric field intensity will show two direction at a point. This is not possible, hence two field lines never cross each other. ये वाली चीज हमने पहले भी देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। An electric dipole with dipole moment 4 into 10 की power minus 9 is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude this. Calculate the magnitude of torque
एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो मैंने आपको बताया था आपको 2 मार्क्स चाहिए, तो पहले क्या लिखोगे, गिवन में थीटा ले लो, फिर उसके बाद डाइपोल मूवमेंट दे रखा है वो लिख दो, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख देना। ठीक है, अब आपको क्या फार्मूला लगाना है, वी नो, ऐसा करके एक लाइन लिखना, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो अब यहाँ से टॉर्क आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू पुट करके, 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁴ इंटू 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 × 10⁻⁵। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10⁻⁻⁴। ठीक है, देखो 10⁻⁻⁴। हाँ, यहाँ पे यूनिट लगाना मत भूलना, न्यूटन मीटर। यूनिट के भी आधा मार्क्स होता है, ठीक है, आप मत भूलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर 1.33 shows tracks of three charged particles in a uniform electrostatic field. Gives the signs of three charges. Which particle has highest charge to mass ratio? तो देखो यहाँ पे ये फिगर 1.33 ही है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब ये वाली जो प्लेट है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, और ये वाली प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। और हमको ये भी पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ना। तो अब ये वाला चार्ज जो है ये डेविएट किधर हो रहा है, ऊपर की साइड, यानी जो फर्स्ट और सेकंड जो है ये चार्ज तो कौन से होंगे, नेगेटिव, और ये वाला चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डेविएट हो रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछा है, विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। यानी हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है, और एम ए जो है वो लिख सकते हैं हम क्यू इंटू ई। तो चार्ज इंटू मास रेशियो वो हो जाएगा ए अपॉन ई के बराबर। तो जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना ज़्यादा उसका चार्ज इंटू मास रेशियो होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा चार्ज इंटू मास रेशियो। तो थर्ड का डिस्प्लेसमेंट जो सबसे ज़्यादा है, तो x(3) इज ग्रेटर देन x(1) इंटू x(2). तो जो चार्ज इंटू मास रेशियो है, तो q/m(3) इज ग्रेटर देन q/m(1) ग्रेटर देन q/m(2). ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, तो लैंग्वेज में ऐसे लिखोगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। It can be observed that particles 1 and 2 both move towards positively charged plate and repel away from the negatively charged plate. Hence, these two charges are negatively charged. It can also be observed that particle 3 moves towards the negative charge and repels away from the positive charge plate. Hence 3 is positive charge. अब एक लाइन में जो मैंने आपको बात बताई थी वो इसने 4-5 लाइन में लिख दी, तो इसी में नंबर मिलेंगे। अब the charge to mass ratio is directly proportional to the displacement or amount of deflection for a given velocity. Since the deflection of particle 3 is maximum, it has highest charge to mass ratio. अब आप यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसे बना के और लिख देंगे, तो q/m(1) इंटू q/m(2). तो आपको भले ही आपकी राइटिंग या उससे जो भी हो, अगर ये इक्वेशन दिख गई तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप जानते हैं और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ऊपर भी आप ये लिख देते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज दिस। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर 0, could you conclude that there was no charge inside the box? Why or why not? तो ये बोल रहा है कि एक ब्लैक बॉक्स है कुछ, उसमें से जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड है 8 × 10⁻3। तो नेट चार्ज इनसाइड कितना होगा वो आपको बताना है। और इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, could you conclude that there were no charges inside? Why or why not? तो अगर फ्लक्स 0 है तो आप
कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि अंदर कोई चार्ज था या नहीं था? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू दे रखी वो है 8 इंटू 10⁻³ हमको क्या निकालना है, Q इनसाइड इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू 8 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁹ इंटू 8.854 इंटू 8 करोगे तो 2 3 और 43 और 68 और 64 प्लस 6 ये हो जाएगा 70 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 70.8 इंटू दिस। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा आंसर, या फिर 7 इंटू 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ज। अब अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉडी वर जीरो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इन द बॉडी। सो हम ये कह सकते हैं कि दो द नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज जीरो, so it may be possible that there are some positive and negative charges whose equivalent charge is zero, hence there is no charge in the box। देखो तो ये हम यहाँ पे करके 7 इंटू 10⁻⁻8 लेके आ गए थे। अब आप माइक्रो कूलम में लिखना चाहो तो 0.07 लिख सकते हो। और सेकंड पॉइंट का आंसर ये है कि द नेट फ्लक्स पियर्सिंग थ्रू द बॉडी डिपेंड्स ऑन द चार्ज कंटेन इन द बॉडी। इफ नेट फ्लक्स इज जीरो दैट कैन बी inferred that the net charge inside the body is zero। inferred या interpreted एक ही चीज है। the body may have equal amount of positive और negative charge। आप ये नहीं कह सकते कि अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, हमको थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो ये आपके सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ, और ये पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। कल की क्लास में हम 3 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और आपको एक लिंक मैंने बताई थी जहाँ पे आपको सारी वीडियोस, टेस्ट पेपर्स, पीडीएफ और नोट्स एक जगह पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी कि कैसे एक्सेस करना है, तो वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और हमारा जो मिशन है 95% प्लस का, इसको हमको जला के रखना है, इसको हमको इसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो, पीडीएफ में वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।